ये माइक से क्या होता है? सर ऑनलाइन ऑनलाइन भी पढ़ते हैं सर। तो म्यूटा रोटेशन पिछले टर्म पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसका हम स्पेसिफिक रोटेशन जब ज्ञात करें तो कोई ना कोई उसकी वैल्यू आएगी, ठीक ना। चेंज इन इस कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और यदि उसके सलूशन को हम बना के रख दें और कुछ समय टाइम इंटरवल के बाद फिर से नोट करें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू या तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो इसी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? म्यूटा रोटेशन। तो पिछले टर्म पे डिफिनीशन हमने लिखवाया था कि द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विथ टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। इतना जो है लिखे थे सभी लोग, ठीक है। अब उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया जाए एग्जाम्पल लेकर। हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, अभी लिखना नहीं, पहले थोड़ा सा नोट करके तब। यदि हम एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करें और वाई एक्सिस पे क्या लें? स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन। तो हम देखते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम वैल्यू मान लें तो पैरेलल हो जाएगा। ये थोड़ा और ऊपर से ये वैल्यू और ये इक्विलिब्रियम वैल्यू हो गया, और एक यहाँ वैल्यू ले लें, ये प्लस 19 डिग्री प्लस 52.5 या 7 मान सकते हैं, प्लस 52.7 डिग्री, और ये प्लस 112 डिग्री। ये क्या है? तो ग्लूकोज दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक ना। दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो अल्फा वाले का स्पेसिफिक रोटेशन तुरंत हम एक्वस सोल्यूशन बना के मेजर करते हैं तो कितना आता है? प्लस 112 डिग्री। और समय के साथ इसकी वैल्यू डिक्रीज करता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि एक टाइम के बाद ये वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से जो दूसरा फॉर्म होता है बीटा, उसका कितना होता है? प्लस 19 डिग्री। तुरंत सलूशन बनाएंगे बीटा वाले का तो प्लस 19 डिग्री आएगा, 18.7 के आसपास रहता है, 19 है बुक में लिखा रहता है। फिर समय के साथ इसका इंक्रीज करता चला जाएगा, अब फिर उसी इक्विलिब्रियम वैल्यू के पर जाके क्या हो जाता है? स्टैटिक हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये किसके लिए है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के लिए है, और ये किसके लिए है? बीटा डी प्लस ग्लूकोज के लिए, ठीक है। और इतने समय पे जब चला आया तो ये वैल्यू क्या हो गया? यहाँ जो भी टाइम रहेगा उतने समय के बाद अब वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, अर्थात वो बदलता नहीं है समय के साथ। तो उसी को क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो लिखो जितना लिखे थे डिफिनीशन उसी के आगे लिखना है। बना लिए थे क्या वो फिगर पहले का? लिखो द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड
the specific rotation of a freshly prepared aqueous solution of alpha D plus glucose is plus 112 degree, साइन के साथ लिखेंगे प्लस 112 डिग्री, ठीक ना। फिर फुल स्टॉप पर, इफ दिस सोल्यूशन इज अलाउड to stand the specific rotation decreases from 112 degree to an equilibrium value of plus 52.7 degree, with time, ठीक है। सिमिलरली, फुल स्टॉप दो, सिमिलरली द स्पेसिफिक रोटेशन of a freshly prepared aqueous solution एक क्यू लिखते हैं, एक्वस पढ़ते हैं, या पूरा लिखना है तो AQUEOUS, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सोल्यूशन ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज इज plus 19 degree if this solution is allowed to stand comma, the specific rotation increases from plus 19 degree to the same equilibrium value of plus 52.7 degree with time, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ जो है बना लेंगे, जो बनाया गया है, या पहले बना भी लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को हमने लिखवा दिया है वर्ड में, जो ग्राफ में शो हो रहा है उसी को इस पैरा में हमने लिखवाया है। तो यही म्यूटा रोटेशन है। हो गया। अब म्यूटा रोटेशन क्यों होता है, क्यों अल्फा और बीटा
जो है म्यूटा रोटेशन एक्वस सॉल्यूशन में शो करते हैं। म्यूटा रोटेशन होने का क्या कारण है? तो म्यूटा रोटेशन होने का रीज़न क्या है कि अल्फ़ा और बीटा जो दोनों हैं ग्लूकोज के दो एनामर कहलाते हैं। आगे जो रिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। दोनों का स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म में होता है। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो होता क्या है कि उसका रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, और जैसे ही रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर हम जानते हैं ग्लूकोज का, याद है ना? ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो जब रिंग ब्रेक होगा तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर वो ओपन चेन स्ट्रक्चर क्लोज होके जब रिंग बनाएगा तो दोनों पॉसिबिलिटी है, अल्फ़ा भी बनेगा और बीटा भी बनेगा। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर से जब रिंग बनने लगता है तो रिंग दो तरीके से बनता है। एक ओरिजिनल कंडीशन में जब रिंग क्लोज होगा तो अल्फ़ा का अल्फ़ा बनेगा, जब इन्वर्ट होकर क्लोज होगा तो बीटा बनेगा। तो इसलिए ओपन चेन स्ट्रक्चर के बाद रिंग जब बनने लगता है तो दोनों चांसेस रहता है, और अल्फ़ा और बीटा बनते बनते जब इतना अल्फ़ा हो जाता है कि लगभग 36% अल्फ़ा और 64% बीटा बन जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, और तब फिर जो है इक्विलिब्रियम वैल्यू अचीव हो जाती है। उसके बाद फिर समय के साथ वो बढ़ता नहीं है, चेंज नहीं होता। तो पैरा चेंज करके लिखो, ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन, ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन, ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन the ring opens, the ring opens and again closes, the ring opens and again closes either in the original position, either in the original position or either in the original position or in the inverted position, to form an equilibrium mixture, containing 36% alpha D plus glucose, and 64% beta D plus glucose, and therefore the same value, सेम के जगह पे कांस्टेंट बल्कि लिख दो, थोड़ा ज़्यादा सूटेबल होगा। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ब्रैकेट में 52.7 डिग्री इज अटेंड, प्लस 52.7 डिग्री इज अटेंड, ATTAINED प्राप्त होता। क्वेश्चन समझ में क्यों होता है म्यूटा रोटेशन के कारण समझ में आया कि म्यूटा रोटेशन जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो रिंग पहले टूटता है, और जब क्लोज्ड रिंग टूट जाएगा तो क्या बनेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा, और ओपन चेन स्ट्रक्चर फिर से अगेन क्लोज होगा। तो अब क्लोज होने का दो ऑप्शन है, एक ओरिजिनल तो अल्फ़ा रहेगा तो अल्फ़ा बनेगा, बीटा रहेगा तो बीटा बनेगा, और इन्वर्ट होके क्लोज होने का भी चांस है तो अल्फ़ा का क्या बनेगा, बीटा, और बीटा का अल्फ़ा बनेगा। तो इसीलिए बनते बनते जब इतना हो जाता है कि उसमें 34% अल्फ़ा
और 64% बीटा हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। और यही कारण है कि कांस्टेंट वैल्यू इक्विलिब्रियम वैल्यू जब पहुंच जाता है तो उसके बाद समय के साथ वो बढ़ता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता, ठीक ना। ये कारण है म्यूटा रोटेशन का। इसके पहले हमने ये ईपीमर वगैरह सब बता दिया था ना, हैं। तो अब इसके बाद आता है और कन्फिग्रेशन भी बता दिया था DL, ठीक है। तो अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिंग स्ट्रक्चर। अभी जिस रिंग की बात आई है कि कैसे रिंग टूट रहा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा भी जाता है। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेशन भी बताए थे, लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। नहीं, तो पहले लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज। लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज। D प्लस ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हम सभी लोग जानते हैं, 6 कार्बन का चेन होता है। फर्स्ट कार्बन क्या होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और लास्ट कार्बन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप किधर रहता है? लेफ्ट साइड में। बाकी सभी चारों कार्बन, तीनों और जो बच रहे हैं उनका OH ग्रुप राइट साइड में होता है। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं D प्लस ग्लूकोज, क्योंकि कन्फिग्रेशन डिग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता है उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन फिर भी ओपन चेन स्ट्रक्चर उसकी कुछ प्रॉपर्टी की व्याख्या नहीं करता है, जिसका एक प्रमाण हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर से तो नहीं पता चल पाया कौन अल्फा फॉर्म है कौन बीटा फॉर्म है, जो दोनों म्यूटा रोटेशन शो करता है। दूसरा ये है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, लेकिन ग्लूकोज के सोल्यूशन का जब हम UV स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होने का कोई प्रमाण नहीं आता, ठीक है। और एल्डिहाइडिक ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ग्लूकोज नहीं शो करता है, ठीक ना। जैसे BSc पार्ट 1 में पढ़े होंगे कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड साइनोहाइड्रिन बनता है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिस्टलाइन सोडियम बाइसल्फाइड साल्ट बनता है। तो ये ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से तो एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है, जिसे लगता है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है। और फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले कंपाउंड जो है सिर्फ रिएजेंट के साथ टेस्ट देते हैं, सिर्फ रिएजेंट के साथ जो है टेस्ट देते हैं, लेकिन ग्लूकोज सिर्फ रिएजेंट के साथ कोई रिस्पांस नहीं करता है, जिससे एल्डिहाइडिक ग्रुप होने में, इसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होने में क्या होता है, डाउट होता है कि ऐसा है। तो ये जो एनामली है ग्लूकोज का जो ऑब्जर्व करते हैं, उसकी व्याख्या हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं कर पाते। तो टालेन ने बताया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है रिंग फॉर्म में रहता है। ग्लूकोज एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, और वह साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 5वें कार्बन का OH ग्रुप और पहले कार्बन का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो आपस में इंटरेक्ट करके और एक 6 मेंबर्ड जो है पायरेनोज रिंग बनाता है। 6 मेंबर्ड पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर एक्वायर करता है। तो सबसे पहले लिमिटेशंस लिखो। although the open chain structure of D plus glucose, although the open chain structure of D plus glucose
The open chain structure of D plus glucose explains most of its reactions, but it fails to explain the following facts. ठीक है, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट में लिखो डी प्लस ग्लूकोज प्लस को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। डी प्लस ग्लूकोज डज नॉट शो certain characteristic reactions of aldehydic group माने CHO ग्रुप का कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एक शो करता है। फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइडिक ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल इट डज नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट with sodium bisulfite NaHSO3 sodium bisulfite। तो it does not form addition product with sodium bisulfite and does not respond to Schiff's reagent test। और Schiff reagent टेस्ट भी नहीं देता, न तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाता है और न ही क्या देता है, Schiff reagent के साथ टेस्ट देता है। ठीक ना, तो ये नहीं करता है। Schiff reagent होता है बीटा नेप्थाल का जो है एक सोल्यूशन होता है, एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है बीटा नेप्थाल का। बुक में प्रैक्टिकल के देखोगे तो Schiff reagent मिल जाएगा। और Schiff reagent किस लिए यूज होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट करने के लिए। जितने एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं Schiff reagent के साथ जो है रिस्पांस करते हैं, कलर जनरल शायद ऑरेंज कलर वगैरह देते हैं, तो ये नहीं देता। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखो, द यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ ग्लूकोज, द यूवी माने अल्ट्रा वायलेट, द यूवी कैपिटल यू कैपिटल वी लिखेंगे। द यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ ग्लूकोज डज नॉट शो, द यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ ग्लूकोज का यूवी स्पेक्ट्रा डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप माने CHO ग्रुप।
तो ग्लूकोज के सोल्यूशन का यूवी स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो एल्डिहाइडी ग्रुप के लिए कोई उसमें पीक नहीं आता कि इसमें एल्डिहाइडी ग्रुप है, ठीक ना, ये प्रैक्टिकली। और फिर एक और पॉइंट लिखो, डी प्लस ग्लूकोज exist in D plus glucose exist in two crystalline forms, two crystalline crystalline, two crystalline forms, that is IE लिखते हैं, that is पढ़ते हैं, that is अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स दैट इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, फिर फुल स्टॉप लगा के उसी में लिख दो बोथ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बोथ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज undergo म्यूटारोटेशन in aqueous solution, undergo म्यूटारोटेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक ना। तो ये इतने पॉइंट हैं जिनकी व्याख्या उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं किया जा सकता। एल्डिहाइड ग्रुप का कुछ टेस्ट नहीं शो कर रहा है, इसके सोल्यूशन का यूवी स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक पीक आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। और ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म एक्वस सोल्यूशन में क्या शो कर रहे हैं, म्यूटारोटेशन। तो क्यों ऐसा है, इसकी व्याख्या ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर का लिमिटेशन। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विच लीड टालेन टू प्रोपोज द रिंग स्ट्रक्चर, जो टालेन को रिंग स्ट्रक्चर देने के लिए जो है बाध्य किया, ठीक ना। तो इसी की व्याख्या करने के लिए म्यूटारोटेशन या कुछ प्रॉपर्टी की व्याख्या करने के लिए टालेन ने क्या दिया, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। तो हेडिंग अब लिखेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या डी प्लस ग्लूकोज लिख देंगे तो और स्पेसिफाई हो जाएगा डी प्लस ग्लूकोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। तो टालेन ने जो है म्यूटारोटेशन की व्याख्या करने के लिए ये बताया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन नहीं होता है, बल्कि ये 6 मेंबर्ड जो है साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चर एक्वायर करता है। और वह हेमी स्ट्रक्चर कैसे अराइज होता है, वह अराइज होता है C1 कार्बन पे जो एल्डिहाइडी ग्रुप है उसका और C5 पे जो OH ग्रुप है उसके इंटरेक्शन होने से हेमी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो दो प्रकार का ये पॉसिबिलिटी होती है। तो पहले थोड़ा सा लिख लो तो फिर अभी समझा रहे हैं। लिखो, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन म्यूटारोटेशन, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन म्यूटारोटेशन, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन म्यूटारोटेशन कामा लगाओ, टॉलेन, टी कैपिटल रहेगा, साइंटिस्ट का नाम है टॉलेन, TOLLEN, टॉलेन proposed the ring structure
टॉलन proposed the ring structure of glucose, ring structure of glucose. फिर फुल स्टॉप बाद he suggested that glucose acquires 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 a साइक्लिक, ये अलग रहेगा, साइक्लिक अलग, ठीक ना। तो ये साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल ACETAL, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ड्यू टू इंटरेक्शन between aldehydic group माने CHO group, aldehydic group at C1 and hydroxyl group माने OH group and hydroxyl group OH group at C5 position at C5 पोजीशन, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है एक साइक्लिक 6 मेंबर्ड हेमी एसिटल स्ट्रक्चर एक्वायर करता है, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो कहाँ है, C1 पे है, और OH ग्रुप कहाँ है, C5 पोजीशन पे, उसके इंटरेक्शन से। तो उसका परिणाम क्या होता है, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा तो C1 जो पहले एल्डिहाइडिक कार्बन था, जो कायरल नहीं था, C1 क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो फिर फुल स्टॉप के बाद लिखो एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है कि एज ए रिजल्ट C1 becomes एसिमेट्रिक, ASY एक ही शब्द है, ये अलग नहीं रहेगा, ASYMMETRIC, एसिमेट्रिक एक ही शब्द है, कायरल जिसको कहते हैं। तो C1 becomes एसिमेट्रिक एंड टू स्टीरियोआइसोमर्स, C1 becomes asymmetric and two stereoisomers, STEREO, और आइसोमर उसी में जोड़ेंगे, स्टीरियो आइसोमर एक ही शब्द है। टू स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड, टू स्टीरियो आइसोमर्स आर RARE रहेगा, आर ऑब्टेन्ड, दो स्टीरियो आइसोमर प्राप्त होते हैं। C1 becomes asymmetric and two stereoisomers are obtained which differ in configuration, only about C1, ठीक है, about C1. These are called as alpha D plus glucose, and beta D plus glucose. Alpha D plus glucose and beta D plus glucose, which are also called as enantiomers,
also called as enamers, ANOMERS, enamers to each other, एनामर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के एनामर कहलाते हैं। एनामर को अंडरलाइन कर लेना। इसके पहले हम लोग ईपीमर पढ़े हैं, तो ईपीमर और एनामर में डिफरेंस होता है। ईपीमर दो अलग अलग कंपाउंड होता है जिसके कन्फिग्रेशन में केवल एक कार्बन के रिस्पेक्ट में अंतर होता है। इसमें भी एक कार्बन के रिस्पेक्ट में अंतर है, लेकिन वह कार्बन पहले से कायरल नहीं है। वो एक ही कंपाउंड में कुछ एडिशन होने से वो नया कायरल कार्बन बन रहा है जिसका कन्फिग्रेशन अलग अलग हो रहा है। तो वो कार्बन जो पहले कायरल नहीं था वो एल्डिहाइडिक कार्बन है, उसको हम कहते हैं एनामेरिक कार्बन। और जो कन्फिग्रेशन बनता है उसको एक दूसरे को क्या कहते हैं, एनामर। तो अल्फा और बीटा एक दूसरे क्या हैं, एनामर हैं, ठीक ना। एनामर्स टू ईच अदर एज सोन बिलो, लिख के नीचे बनाओ, एज सोन बिलो, एज सोन बिलो। तो यदि हमको ओपन चेन स्ट्रक्चर, मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि यदि ओपन चेन स्ट्रक्चर याद कर लिए तो 50% प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो गया। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे और तब उसके दोनों तरफ, एक तरफ अल्फा बना लेंगे, एक तरफ बीटा बना लेंगे। तो पहले हमको बना लेने दो, तब इस और समझो मैं कैसे बना रहा हूँ, क्या उसमें चेंजिंग हो रहा है, कैसे रिंग बनता है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइडिक ग्रुप का हम स्ट्रक्चर बना के ऐसे लिख सकते हैं, sp2 कार्बन है, ट्राइगोनल प्लेनर, CHO ग्रुप को लिख सकते हैं ऐसे। बाकी क्या है, CH और OH, यहाँ तीसरा कार्बन है, OH इधर कर लेंगे, H इधर, और बाकी AH OH, और ये है H और OH, यहाँ बॉन्ड बना दें ज़रूरत है। और ये क्या है, CH2OH, यही ना है, D प्लस ग्लूकोज। D प्लस ग्लूकोज का ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। फिशर प्रोजेक्शन में ओपन चेन स्ट्रक्चर है। नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, कौन कार्बन है, 1 एल्डिहाइड की तरफ से नंबर करेंगे, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। पहला कार्बन एल्डिहाइडिक है, छठवां कार्बन प्राइमरी अल्कोहलिक है। अब बाकी जो बीच के चारों कार्बन है वही तो कायरल है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में वो चारों कार्बन क्या है, कायरल है। जो चारों कायरल कार्बन है उसमें तीसरे कार्बन का OH केवल लेफ्ट में है, बाकी का OH कहाँ है, राइट में, ठीक ना। अब होता क्या है कि पहले यहाँ एक अलग से देखो, एल्डिहाइड ग्रुप जब मान लो हम RCHO लेते हैं, RCHO हैं, ये एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड RCHO। और ये हम एक ले लेते हैं अल्कोहल, ROH, यहाँ R लिखे हैं इसलिए इसको क्या कर लें, R' कर लें। तो जब भी किसी अल्कोहल का एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पे एडिशन होता है तो ये कार्बोनिल ग्रुप हम जानते हैं पहले से क्या है, पोलर है। OH बॉन्ड भी पहले से पोलर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जब ये एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल आकर कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव वाला ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ेगा, और H आकर ये पाई बॉन्ड टूट के इधर ऊपर माइनस होगा, H प्लस आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बना, RCH ये पहले से था, ये OR' आके कार्बन से जुड़ गया, ऑक्सीजन कार्बन पे, और ये बॉन्ड टूट गया, O से क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। आया समझ में, अरे ये पाई बॉन्ड टूट गया है, इसमें का OH बॉन्ड टूटा है, निगेटिव वाला आके पॉजिटिव वाले से जुड़ गया, और H आके यहाँ जुड़ गया, तो ही ना बनेगा। तो इसमें कोई कायरल कार्बन है नहीं है, क्योंकि 4 ग्रुप कहीं है, ये नहीं है, ना इसमें कायरल है ना इसमें कायरल है। लेकिन जब जुड़ गया तो ये क्या बन गया, कायरल हो गया। यहाँ तो चारों अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, कायरल बना। और जब भी एक कायरल कार्बन बनता है तो उसका 2 कन्फिग्रेशन होगा ना, हैं। एक नया कायरल कार्बन बना तो उसका 2 कन्फिग्रेशन होगा।
तो ये दूसरा कन्फिग्रेशन बनाना है तो हमको क्या कर लेंगे, बस कोई एक चेंजिंग कर देंगे दो ग्रुप का। मान लो हम इसी को बदल दें, OH इधर कर लें और H को इधर कर लें, तो इसका एनेंशियोमर बन गया। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि क्यों दो पॉसिबिलिटी है। ये sp2 कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और sp2 कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो जब एल्काक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ रहा है तो दोनों चांस है। मान लो ये प्लेन है और ऑक्सीजन आके इस कार्बन से जुड़ रहा है तो इधर से भी जुड़ सकता है, और प्लेन है तो इधर से भी जुड़ सकता है, बराबर चांस है। तो इसीलिए दो कन्फिग्रेशन बनेगा, ठीक ना। इसमें कायरल कार्बन नहीं है ये, उसी तरह से वही हाल यहाँ भी है। यहाँ OH ग्रुप का ऑक्सीजन, जैसे ये OH ग्रुप का ऑक्सीजन है कहाँ जाके जुड़ रहा है कार्बन से, तो उसी तरह से पांचवें के OH ग्रुप का ऑक्सीजन जाकर कहाँ जुड़ेगा कार्बन से, ठीक है। और ये बॉन्ड पाई वाला टूट जा रहा है और इसका ऑक्सीजन जो है आके कहाँ से जुड़ेगा हाइड्रोजन से, ये ना हुआ है, ऑक्सीजन आके हाइड्रोजन से जुड़ा है। और ये तो ये जाकर यहाँ जुड़ा कार्बन से और ऑक्सीजन आके हाइड्रोजन से जुड़ा। तो अब ये कायरल बन गया कि नहीं, जैसे यहाँ कायरल बन रहा। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। ये H पहले था उसको मैं लिख दे रहा हूँ इधर, और OH से जुड़ रहा तो ये बन गया क्या OH बन गया, और ये इधर से ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, इसको लिखेंगे यहाँ नीचे ले आके। और बाकी यहाँ से क्या है ये CH है, और यहाँ है OH, ये है H और OH, और ये है H, और यहीं का ऑक्सीजन ये आकर क्या हुआ है यहाँ पे अटैच हुआ। यहाँ जब जोड़ेंगे तो ये फ्री हैंड में, मैंने यहाँ कोई एंगल नहीं बनाएंगे, ऐसे दिखाएंगे तो गलत होगा, यहाँ कार्बन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ फ्री हैंड बिना कोई एंगल बनाए ले के जोड़ेंगे। और ये OH वाला ये ऑक्सीजन है जो जाके यहाँ कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ क्या है CH2OH है। कौन सा कार्बन है ये एल्डिहाइड वाला है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये क्या है 6 है, ठीक है। कायरल कार्बन पहले ये था, ये था, ये था और ये था। जब ये जुड़ गया तो एक ऑक्सीजन हो गया, एक H हो गया, एक OH हो गया, और ये कार्बन हो गया, ये भी नया कायरल कार्बन बन गया कि नहीं। तो रिंग स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन एक और बढ़ गया। तो जैसे ये कायरल कार्बन बढ़ा तो उसका दो कन्फिग्रेशन होगा, OH को इधर कर लेंगे, H को इधर कर लेंगे, दूसरा बन जाएगा। CH और OH इधर कर लें, ये ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ेगा, और AH OH OH H OH और H, और यही ऑक्सीजन आके यहाँ पे अटैच है, और ये हो गया CH2OH। कायरल कार्बन ये है। नंबरिंग यहाँ भी दिखा देंगे, नंबरिंग और कायरल कार्बन जरूर दिखाएंगे तो उसी से पता चलेगा। 5 और 6 दोनों चांस है ना बनने का जब रिंग क्लोज हो रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे एक नया कायरल कार्बन बन रहा है। हेमीएस्टल जब भी बनेगा तो पहला कार्बन जो एल्डिहाइड वाला था वो कायरल बन गया, और जब भी एक नया कायरल कार्बन बनेगा उसका दो कन्फिग्रेशन होगा। दोनों में कहाँ अंतर है, H और OH के ओरिएंटेशन में अंतर है, ये ना अंतर है, बाकी तो यहाँ से सेम है। तो अब इसमें जो नया कायरल कार्बन बना उस कार्बन को हम एनामेरिक कार्बन कहते हैं, और इसमें OH किधर है राइट साइड में। देखो OH किधर है एनामेरिक कार्बन का राइट साइड में, तो राइट साइड में रहता है तो उसको हम कहते हैं अल्फा D प्लस ग्लूकोज पहले था, खाली क्या जोड़ देना अल्फा, राइट जब है OH तो अल्फा जोड़ देना, तो अल्फा D प्लस ग्लूकोज हो गया। और इसमें OH किधर है लेफ्ट में, तो ये हो गया बीटा। अल्फा और बीटा इसी लेफ्ट और राइट से तय होता है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा D प्लस ग्लूकोज।
तो कैसे रिंग बना, समझ में आया हैं? और अल्फा और बीटा क्या है, यही है। यही हम काम करते हैं सोल्यूशन जब बनाते हैं। अभी म्यूटा रोटेशन में बताएं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन बनाएंगे तुरंत आएगा इसका कितना 112, क्योंकि सोल्यूशन में अब रिंग टूट जाएगा तो यही बनेगा ना ओपन चेन, और फिर ओपन चेन क्लोज होगा तो अल्फा और बीटा दोनों बनेगा, यही कारण है, ठीक ना। तो ये जो है बना लो पूरा। बीच में पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक तरफ अल्फा एक तरफ बीटा, नंबरिंग और कायरल कार्बन दिखाते हुए और लिखेंगे, साफ साफ बनाएंगे। हो गया, तो इसको जो है तुम लोग बना लेना है, ठीक है। ये क्लोज कर देना, ये क्लोज कर दो। अब फिर इसके आगे